निकालिए 8th क्लास की हिंदी की बुक। सेकेंड लेसन चल रहा था लाख की चूड़ियाँ। क्वेश्चन आंसर हो गए थे, भाषा और व्याकरण की बात चल रही थी। भाषा की बात निकाल लीजिए 11 पेज नंबर पे, भाषा की बात। आज तक मैंने जितने आपको क्वेश्चन आंसर बताइए आपने कर लिए थे। अनुमान और कल्पना के अंदर मैंने कुछ आंसर तो लिखवाए तो थे, लेकिन आपको मन से भी करने थे। बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो कांच की चूड़ियों से। किस बात से चिढ़ती थी? कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ। अब बाद में क्या कहता है, जब वो वृद्धावस्था में आ गया था तब वह लेखक को क्या कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को व्यक्त करती हैं। पहली दशा तो ये थी कि जब वह लाख का काम किया करता था, व्यापारी था, मतलब लाख की चूड़ियां बेचा करता था, उस समय तो करता था कि कांच की चूड़ियां अच्छी नहीं लगती औरतों के हाथ में, स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां शोभा नहीं देती। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि कांच की चूड़ियां ही आजकल सुंदरता बढ़ाती है, लाख की चूड़ियों में ऐसी सुंदरता कहाँ। तो दूसरी बात में उसने क्या कहा कि ऐसी सुंदरता लाख की चूड़ियों में कहाँ, कांच की चूड़ियां ही सुंदर होती हैं। वह क्या हो चुका था, वृद्धावस्था में आ चुका था, उसकी कोई चूड़ियां नहीं खरीद रहा था। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन में की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से, अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कोई भी वर्ड बोला जाता है उसका सामान्य नहीं, अर्थ सामान्य नहीं होता है। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। आप लिखिए इसके अंदर, मैं लिख पा रही हूँ इसका आंसर। व्यंग्य वाक्य बताना है और उसका अर्थ भी आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा कि सुंदरता लाख की चूड़ियों में कहा जो कांच की चूड़ियों में होती है। तो उसने क्यों कहा, कैसे कहा, उसकी व्यथा क्या थी, उसके अंदर कुछ क्या कहना चाह रहा था, मतलब कवि कहना क्या चाह रहा है इसके अंदर, वो बातें बतानी है। तो इसमें आंसर में लिखिए, पॉइंट डालिए, व्यंग्य वाक्य। व्यंग्य वाक्य, व्यंग्य वाक्य तो ये हो गया, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। अब पहले जैसी औलाद कहाँ। पहले तो अपने माता पिता की इतनी सेवा करते थे, इतना कार्य करते थे, और अब क्या है, अब तो मोबाइल दे दो हाथ के अंदर और दूर बिठा दो कि कौन पिता है कौन माता है कोई नहीं जानता है। तो व्यंग्य वाक्य में क्या बताया गया है, पहला लिखो, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। अब पहले जैसी औलाद कहाँ। अब पहले जैसी औलाद कहाँ। अब नीचे लिखिए इसके व्याख्या, इसके अंदर लिखिए, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आम तौर पर यह सुनने को मिलता है, आम तौर पर यह सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है, जिसमें उनके हृदय में, जिसमें उनके हृदय में छिपा हुआ दुख, उनके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग्य देखने पर मिलता है,
व्यंग्य देखने पर मिलता है। जिसमें उनके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग्य देखने पर मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। अब पहले जैसी औलाद कहाँ, इसके अंदर जो बुजुर्गों के जो भाव छिपे हुए हैं, जो उनका दुख है, जो उनकी व्यंग्य है, वो इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है। पात्र कौन है? बदलू। भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भावों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। ये सब किस में से दिए गए हैं? इसी लेसन में से दिए गए हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई आकार है, न कोई वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखना है। अब इस लेसन में से कुछ संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको ढूंढकर लिखनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो आप पात्रों के नाम देख लीजिए। बदलू है और एक है बेलन। बेलन भी क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और मचिया ये तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। व्यक्तिवाचक लगाओ और उसके सामने लिख देना व्यक्तिवाचक। इसके सामने लिख दो बदलू, बेलन और मचिया। और भी कुछ मिलता है तो आप लिख दीजिएगा। ख लगाकर लिखो। ये तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ख हो गया जातिवाचक। जातिवाचक लिखो और इसके सामने लिखो। जातिवाचक में क्या क्या आ सकता है? आदमी, मकान और शहर। जातिवाचक में आदमी, मकान और शहर। नेक्स्ट है भाववाचक। ग लगा के लिखना भाववाचक। भाववाचक लगाकर सामने पर लगाकर लिखो स्वभाव, रुचि और व्यथा। स्वभाव, रुचि और व्यथा तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखनी थी। लिख दिए स्वभाव, रुचि और व्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। हर गांव की अलग अलग बोली होती है। कई शब्द ऐसे होते हैं कि हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं। कहानी में बदलू वक्त या समय को बखत बोलता है। वक्त या समय को क्या बोलता है? भगत बोलता है। और उम्र को, वे, आयु को क्या बोलता है? उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं। अर्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उच्चारण में परिवर्तन हो रहा है। देखो इंसान लिखिए, इंसान। इसका लिखो मनुष्य।
रंज, इसका लिखो दुख। गम का मायूसी, गम का मायूसी। जिंदगी का जीवन, जिंदगी का जीवन। औलाद का संतान, औलाद का संतान। इस प्रकार से कुछ शब्दों में चेंज हुआ था। ठीक है, और नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। ये शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, ये अपना सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं। थैंक यू।